हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और अपना प्रिपरेशन, आप सबका जो प्रिपरेशन है वो आगे बढ़ रहा होगा। तो सारथी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा जो करंट अफेयर्स लगातार मिल रहा था, किसी कारणवश थोड़ा बीच में व्यवधान है और बस ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन का डिसऑर्डर हो गया होगा। तो हमने 27 मार्च का जो करंट अफेयर्स लाया था उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिया था। तो क्वेश्चन सिर्फ देने से नहीं होता है, मेरा काम है, आपने कई सारे स्टूडेंट ने और कमेंट बॉक्स मैं देख ही रहा था, और मेरे साथ जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं या जो टीम में काम करने वाले लोग हैं वो भी आपको फीडबैक देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको देखते हैं कि आंसर क्या होगा। पहला जो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, विनियोग विधेयक से रिलेटेड था क्वेश्चन। तो वह जो क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आप देखेंगे कि आंसर सही में पूछा था, कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसका क्वेश्चन का जो आंसर सही नहीं था वह आपका कूट संख्या 2 और 3 सही नहीं था। कूट संख्या 2 और 3 नहीं सही था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब आकस्मिक निधि की बात होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 267 में वर्णित है कि आकस्मिक निधि को पारित कराने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जो कूट था, पहला स्टेटमेंट के बाद दूसरा जो स्टेटमेंट था वह स्टेटमेंट गलत था। इसलिए फिर आगे हमने कहा कि दूसरा के बाद तीसरा जो स्टेटमेंट था प्रशासनिक सुधार आयोग से रिलेटेड था। उसमें लिखा गया था कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में के हनुमंता साहब को नियुक्त किया गया था, जो कि गलत था, क्योंकि 1966 में जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था उसमें आप देखेंगे कि अध्यक्ष के रूप में मोरारजी देसाई साहब थे। इसलिए 2 स्टेटमेंट, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर कूट गलत था, इसलिए 2 कूट गलत था। और इसका आंसर आपका हमने यूपीएससी में बी लगाया है, और कई सारे स्टूडेंट ने आंसर को सही तरीके से जवाब देने का काम किया है। यह आपके लिए यह था। फिर अगला था कि 20 बैंक के अध्यक्ष, 20 बैंक यूपी पीसीएस में जो हमने क्वेश्चन सही किया था उसका सही आंसर अगर देखेंगे तो बी होगा, क्योंकि 20 बैंक जिसकी स्थापना दिसंबर 1940 में हुई थी, उसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वह डेविड मालपास है। कौन है? डेविड मालपास है। यह ध्यान रखने की जरूरत है। कौन थे? डेविड मालपास। बंगाल नहीं है। बात समझ में आ रहा होगा। अभी उनकी चर्चा हुई है, जब पूरा कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब जाके वह कंप्लीट होगा। तो याद रखना था कि प्रथम अध्यक्ष का जो अध्यक्ष का 20 बैंक का जो नाम दिया गया था वह गलत था, इसलिए हम लोग इसको ध्यान रखने की जरूरत है। डेविड मालपास हमने एक ऐड किया। बीपीएससी का जो आंसर था वह आंसर था आपका, बाकी यूपी पीसीएस का जो स्टेटमेंट था वह स्टेटमेंट सब सही था, इसलिए मैंने बी माना। अगला जो आपका क्वेश्चन था कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किए गए हैं, तो आप सबका आंसर सी सही था। वह थे के विनोद चंद्रन। हमने कहा था कि केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और इन्हें आगे बढ़ाते हुए पटना हाई कोर्ट के मतलब मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो के विनोद चंद्रन साहब को याद रखने की आवश्यकता है। यह 3 प्रश्न आपके उस दिन का था। अब हम लोग बढ़ते हैं 28 मार्च के दृष्टिकोण से। जो हमारा जो 28 मार्च का जो करंट अफेयर्स मैंने 3 प्रश्न लिखा है, उससे पहले एक स्टेटमेंट लिखा कि एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा था संयुक्त राष्ट्र संघ के दृष्टिकोण से, यह आईआर का मतलब से इशू से जुड़ा हुआ है, कि तलवार लड़ाने से अच्छा जुबान लड़ाया जाए। तलवार लड़ाने से अच्छा जुबान लड़ाया जाए। अगर कभी भी आप हिंसा, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, आप राउंड टेबल पे बैठ के शांति तरीके से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट के साथ हम प्रश्नों को देखते हैं। 3 प्रश्न आपके लिए, फिर आपके प्री के दृष्टिकोण से मैंने 3 प्रश्न दिया है, और आप उम्मीद करूंगा कि जैसे पिछले सेशन में आपने क्या किया था पिछले क्लास में, कि सभी बच्चों ने, जितने लोग जुड़े हुए हैं, एक्टिव है, सभी ने अपने अपने हिसाब से आंसर, और लगभग लोगों का आंसर क्या था कि सही था। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जिनका गलती हुआ है कृपया करके आप क्या करेंगे कि पुनः आंसर को चेक करते हुए अपने जो मैंने नोट्स तैयार कराया या जो मैंने आपका लेक्चर दिया या करंट बताया उसको क्या करें कि रिवीजन कर ले, वहां से ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी निकहत जरीन, क्वेश्चन है निकहत जरीन ने किस देश की खिलाड़ी को पराजित कर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीती है? स्वर्ण पदक जीती है, क्वेश्चन मार्क। यह आपका ऑप्शन में है चीन, मंगोलिया,
वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद करूंगा कि आप सब मतलब कमेंट सेक्शन में जाकर आप यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है उसमें कमेंट करेंगे और उम्मीद है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको आगे बढ़ेगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, एक चीज और कि उस दिन जब खेल खिलाड़ी संबंधी जो हम लोग बता रहे थे न्यूज में, उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, इसलिए यह भी न्यूज आपको मैंने नोट करके यहां लिख दिया है कि स्विस ओपन टूर्नामेंट में क्या हुआ है कि भारत के सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के जोड़ी ने क्या किया है कि पुरुष डबल में देश के लिए सत्र का पहला खिताब दिलाने का काम किया है। तो यह न्यूज छूट गया था, इसलिए मैंने आपको ऐड किया कि स्विस ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के जोड़ी ने क्या किया है कि आपको टूर्नामेंट में, स्विस टूर्नामेंट में क्या किया गया है इनके द्वारा कि पहला खिताब दिलाने का काम किया है। तो यह आपका न्यूज था। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है हमारा अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को गौर से देखा जाए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस राज्य के मनरेगा मजदूरों को सबसे अधिक मजदूरी प्राप्त हो रही है। यह क्वेश्चन है। ऑप्शन में हरियाणा, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। उम्मीद करूंगा कि इसका भी जैसे आपने पिछले सेशन में आंसर देने का काम किया था उसी तरीके से इस बार भी आप आंसर देंगे। यह आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शेष और सरचार्ज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शेष और सरचार्ज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका, शेष एक उपकर है जिसे किसी खास उद्देश्यों के पूर्ति के लिए वसूली जाती है तथा उसी पर खर्च किया जाता है, पहला स्टेटमेंट। उसी तरीके से सरचार्ज से रिलेटेड दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका, सरचार्ज भी कर के ऊपर कर है जिसे ऊंची आमदनी वाले लोगों पर लगती है, इसका खर्च किसी भी कार्यों के लिए हो सकता है। दो स्टेटमेंट है आपका। यहां पे कूट निर्धारित किया गया है, केवल एक कथन सही है, क्योंकि पूछा है कि सही कथन कौन है। एक, इसमें केवल एक कथन सही है, केवल कथन दो सही है, सी में कथन एक और दो सही है, डी में न तो एक ना ही दो कथन सही है। समझ में आ रहा होगा, कोई भी कथन, इसका मतलब कोई भी कथन सही नहीं है। तो ये तीन प्रश्न है। उम्मीद करूंगा कि तीनों प्रश्न का उत्तर आप सब जाके कमेंट के सेक्शन, कमेंट से जो आप सेक्शन में कमेंट करते हैं उसे सेक्शन बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे और इसे धीरे धीरे क्या होगा आपका प्रैक्टिस होते चलेगा। तो यहां तक हमने आपको क्वेश्चन सेशन कराया। बढ़ते हैं हम लोग न्यूज की तरफ। अब हम देखिए 28, 29, 30 मार्च 3 दिनों का जो करंट अफेयर्स है उसको हमने डिजाइन किया था कि आपको बताते चलूंगा। तो देखते हैं कि कहां तक अभी कंप्लीट हो पाता है। पहला जो 28 मार्च का जो हमारा करंट अफेयर्स है, उस करंट अफेयर्स को में आप देखेंगे तो पहला जो है चीता पुनर्वास योजना, पहला जो आपका करंट है चीता पुनर्वास योजना। दूसरा बिम्स्टेक और खाद्य सुरक्षा, दूसरा देखेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी टैक्स और GRS, यह भी न्यूज में था। प्रॉपर्टी टैक्स कितना लगता है, यह भी इसी से रिलेटेड आया है। बैंक दर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का चर्चा था। तो यह तीनों टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से समझने का काम करेंगे। अगला था सड़क सुरक्षा। मैं इसको इसलिए लिखा क्योंकि आप देखेंगे कि साल में 5 लाख से अधिक सड़क दुर्घटना होती है और कम से कम 1 से 1.25 लाख लोग की मृत्यु हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सड़क के लेकर अपने जब मोटर व्हीकल चलाते हैं तो रूल रेगुलेशन को हम लोग फॉलो करने का काम नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। छोटे बच्चे भी जैसे तैसे दे देते हैं, उसको गाड़ी चलाते हैं। तो यह भी जरूरी था। एक और चीज था कि उद्योग मंत्रालय ने क्या किया है, ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए पेट्रोल पंपों को एक बड़ी राशि आवंटन की है। तो वह भी न्यूज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी था। तो यह भी न्यूज ध्यान रखने की जरूरी है। एक SBI और RBI ने एक रिपोर्ट जारी किया है। तो यह भी आपका कहीं ना कहीं यूपीएससी, विशेषकर बैंकिंग सेक्टर में यूपीएससी का बहुत पसंदीदा एरिया होता है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट करने का काम किया। यूक्रेन के अभी कुछ शहर जो हैं बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि न्यूज में पूछे जा सकते हैं कि हाल में यह शहर कहां था और यह न्यूज में बना हुआ था, चर्चा में बना हुआ था। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बहुत बड़ा इशू है।
वैश्विक स्तर के लेके रूस और यूक्रेन समस्या, इसलिए हम लोग यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहर को देखेंगे कि कौन सा शहर है जो इधर बर्बाद हुआ है। अरुणाचल और G20 और चीन ने क्या किया है कि यह G20 में अरुणाचल के सिटी बाय सिटी जो कर हम लोग हमारे जो अभिभावक में हो रहा है वह अरुणाचल में भाग नहीं लिया है, तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। यह न्यूज 28 मार्च 2023 का था। चलते हैं 29 मार्च में क्या क्या है। 29 मार्च में जो न्यूज है 23 तारीख को, काला पानी विवाद, यह नेपाल से रिलेटेड है। इस बार नेपाल ने क्या किया, इस बार आप देखेंगे कि नेपाल सरकार ने, इसके पूर्व की जो सरकार थी वह बार बार मानचित्र, अपने मानचित्र को पिथौरागढ़ वाला एरिया उत्तराखंड का, इस काला पानी को दिखाने का काम कर रहा था। और चाइना के सह के कारण वह क्या करता था कि हमेशा आप देखेंगे कि वह विवाद खड़ा करने का काम करता था। एक ये दूसरा जो था, लोकसभा अध्यक्ष खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, लोकसभा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, यह न्यूज काफी उपयोगी है और यह यूपीएससी के दृष्टिकोण से, अभी तक भारत में 2 ऐसे पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष हुए जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यह तीसरे होंगे। अगर अविश्वास प्रस्ताव आती है तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पूर्व में कौन कौन से लोकसभा अध्यक्ष हुए। तो वहां पे हम आपको आजादी से लेकर, जैसे वहां हम आपको बता देंगे कि ब्रिटिश भारत में कैसे लोकसभा के लिए कौन कौन अध्यक्ष थे। पहली बार भारतीयों को विट्ठल भाई पटेल को 25 में जगह मिला था, तो वह भी जानेंगे। और आजादी के प्रारंभ, मतलब जो हम लोग आजाद हुए वहां से कैसे लोकसभा अध्यक्ष, कौन कौन लोकसभा को जानना चाहिए, यह भी हम आपको समझाने का काम करेंगे। तो यह आपको दूसरा, एक मेंस के दृष्टिकोण से संविधान अनुच्छेद 32 अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ होना चाहिए। तो आप मेंस के दृष्टिकोण से 10 नंबर पर, या यूपीएससी आप क्वेश्चन जाके देखिए, यूपीपीसीएस देखिए यहां से, तो बीपीएससी वाले का भी अनुरोध है कि इसको मेंस के दृष्टिकोण से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यह हमने लिखा है। अगला, एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और एनएसए का बैठक दिल्ली में हुआ है, और इसमें आप देखेंगे कि आतंकवाद के साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुआ है। तो यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी चर्चा में बना हुआ है। एक चीज याद रखिएगा, जितने टॉपिक हम निकाल के ला रहे हैं वह कहीं ना कहीं पीटी मेंस में आपको और इंटरव्यू में मदद करने का काम करेगा। तो यह भी न्यूज आपके लिए उपयोगी है। एक और न्यूज था कि 22, पीछे भी हमने हल्का फुल्का जानकारी दिया है, एफ इंडेक्स 2023, यह 22 अफ्रीकी देशों का सम्मेलन पुणे में होगा। यह भी न्यूज आपको 29 मार्च में, जो आपके सिलेबस और एग्जाम के लिए उपयोगी है, एट ए ग्लांस अगर आप देखेंगे तो इस पर आपका नजर जाना चाहिए। एक, अब आते हैं 30 मार्च। 30 मार्च में कौन कौन सी न्यूज आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है, तो ये हमारे, आप जो बोर्ड है डिजिटल बोर्ड, उस पर आप देख रहे होंगे। हमारा जो पहला न्यूज है 30 मार्च में, वह न्यूज है आपका राजनीति में धर्म का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज का जो दौर है, हमारे संविधान सभा या संविधान बनने के बाद आरंभ में इस प्रकार के हेट स्पीच या दूसरे के प्रति घृणा फैलाने की बातें नहीं देखी जाती थी। और उन्होंने कहा कि राजनीति से जो धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, यह समाज में टेंशन बन रहा है, और इसके लिए सरकार के साथ साथ समाज के हर लोगों का यह दायित्व बनता है कि एक शिक्षित भारत बनाया जाए, एक बौद्धिक भारत तैयार किया जाए, जो कि नहीं तो यह हमारे राजनीति और हमारे संविधान और हमारे देश के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। तो यह भी मेंस के दृष्टिकोण से, एसए के दृष्टिकोण से, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से उपयोगी साबित हो जाता है। अगला न्यूज था, फिर हमने कहा कि एससीओ व एनएएस बैठक, ये चल ही रहा है, यह न्यूज आपका कंटिन्यू चल रहा है। फिर हमने कहा प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, यह भी न्यूज आपको 30 मार्च में उपयोगी है। एक और था जो काफी मेंस और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, लोकतंत्र पर वैश्विक सम्मेलन, यह अमेरिका में हो रहा है, और वर्चुअल तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर भाग ले रहे थे, और उन्होंने कहा कि भारत की जो भूमि है वह लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र की जननी है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र की सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर होता है, यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरी है। कहां दुनिया में कहां लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार है, या फिर यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी देश का लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार से अलोकतांत्रिक हो जाता है। व्यक्ति अगर पावर एक व्यक्ति के हाथों में चला जाएगा तो निश्चित है कि लोकतांत्रिक सरकार धीरे धीरे अलोकतांत्रिक सरकार के रूप में तब्दील हो जाता है। तो लोकतंत्र पर वैश्विक सम्मेलन, यह भी आपके लिए उपयोगी हो जाता है।
अब आया लोकसभा अध्यक्ष। मैं पीछे से भी लिंक कर रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष पर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वह न्यूज में चर्चा है। एक है लक्षद्वीप के सांसद हैं मोहम्मद फैजल। इन्होंने क्या हुआ है कि इनकी जो सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, इसे क्योंकि इन्हें सजा हुआ था और सजा होने के कारण फिर क्या हुआ कि हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से मामला राहत मिला है। तो राहत मिलने के बाद जो केंद्रीय सचिवालय है उन्होंने इनकी सदस्यता को, सांसद महोदय की, लक्षद्वीप के सांसद है, इनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। तो यह भी आपके पीटी और इंटरव्यू के लिए काफी उपयोगी हो जाएगा। राहुल गांधी जी की भी सदस्यता चली गई है, तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। एक और न्यूज में एक और न्यूज है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का एक ऐसा न्यूज था कि अगर आप भिखारी भी हैं, डेली भीख बेगर भी हैं, भीख भी मांगते हैं, तो 500 रुपया के मजदूरी के हिसाब से आप 30 दिन में 15,000 के आसपास में कमा रहे हैं, तो आप भिखारी भी होंगे, फिर भी अपने वाइफ को क्या करना होगा कि मजदूरी, उनको जीविकोपार्जन के लिए भत्ता देना पड़ेगा। तो यह भी न्यूज कहीं ना कहीं, यह लाइन आपके लिए काम का था। एक और न्यूज था रामनगर और G20। पहली बार साइंटिफिक तरीके से साइंस को बढ़ाने के लिए पहली बार रामनगर उत्तराखंड में G20 का सम्मेलन हो रहा है। तो यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अलग अलग सिटी में जो इंपॉर्टेंट जो बैठक हो रहा है G20 का, उसका क्या करना है कि थोड़ा सा आप फोकस करते चलेंगे। तो जहां जिस न्यूज का जरूरी होगा आप क्या करेंगे कि उसको यूज करते चले जाएंगे। यह पीटी मेंस और इंटरव्यू के दृष्टिकोण। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूज, प्रॉपर न्यूज की तरफ। हम लोग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, और भी था 30 तारीख वाला न्यूज हमारा बचा हुआ है। मौसम के दुष्प्रभाव से निपटना। अभी जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखे होंगे कि बारिश जो आ रही है, ओलावृष्टि जो हो रहा है, इससे क्या होगा, या तो यह कहीं ना पश्चिमी विक्षोभ अल नीनो, ला नीनो, यह इससे जुड़ा हुआ है। तो अल नीनो या फिर पश्चिमी विक्षोभ से जो भारत में अभी जो बारिश हुई है, इससे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश के किसान काफी प्रभावित हैं और काफी वह तकलीफ में चल रहे हैं। और उम्मीद करूंगा कि ये जो सरकार है, राज्य सरकार और भारत सरकार, किसानों की दशा पर ध्यान देकर उन्हें सहायता राशि उपलब्ध करा के उन्हें खड़ा करने का काम करेंगे। तो यह न्यूज मेंस के दृष्टिकोण से आपको उपयोगी हो जाता है। एक और न्यूज पीटी के दृष्टिकोण से काफी आपका उपयोगी था 30 तारीख वाला में। H1B वीजा एवं L1 वीजा, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, अमेरिका में कैसे, किस प्रकार से इन्हें दिया जाता है, जो कंपनियां उनको, या फिर कैसे बाहर अमेरिका की जो कंपनी बाहर कार्यरत काम कर रही है, वहां जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें कैसे अमेरिका में वापस बुलाया जाता है, इस दोनों का डिफरेंस समझने का काम करेंगे। एक है कांगड़ा चाय। कांगड़ा जो चाय है, कांगड़ा चाय, ये आपको हिमाचल का, इसको जीआई टैग मिला है और यह यूरोपीय यूनियन द्वारा दिया गया है। तो यहीं पे हम आपको बता देंगे कि चाय के लिए चाय बोर्ड कहाँ है, तो कोलकाता है, और चाय के लिए जलवायु दशाएं कैसी होनी चाहिए, यह थोड़ा सा मैं बताने का काम करूंगा यहां तक। अब और आया गांव में सुस्त डिजिटल इंडिया। गांव में सुस्त है क्योंकि जितने हमारे गांव हैं, हमारे जो पंचायत है, वहां ब्रॉडबैंड सेवा और इंटरनेट की सुविधा गई, अभी पूरे स्तर पर नहीं गई है। और वो इनका टारगेट है कि कागज का प्रयोग क्या हो, बंद हो, ई कागज, ई पेपर के रूप में प्रयोग कराया जाए, पारदर्शिता आएगा, लोग सक्रिय होंगे, जागरूक होंगे। अगर पंचायत सक्रिय और जागरूक हो जाएगा, उस दिन देश जागरूक हो जाएगा। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा कहां बसती है, गांवों में बसती है। देश की आत्मा कहां बसती है, गांव में बसती है। तो इसलिए आपको हमने 28, 29 और 30 तारीख के सारे टॉपिक रखने का काम किया। अब हम लोग बढ़ते हैं एक एक न्यूज की तरफ। अब न्यूज आपको 28 मार्च में क्या था, चीता पुनर्वास योजना। हमारा न्यूज है चीता पुनर्वास योजना। तो आपको पता है कि सभी जानवरों में तेज अगर दौड़ने वाला कोई जानवर है तो कौन है, वह है चीता। और उम्मीद करूंगा कि आप सब भी अपने लक्ष्य के प्रति चीता की तरह दौड़ना है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि एक लिमिटेड है आपको, क्योंकि इसमें अपने लक्ष्य को, ये भी अपने लक्ष्य को पकड़ना चाहता है। तो आपको भी क्या करना है, लेकिन पता चला कि एक दिन दौड़ लिए, दूसरा दिन रुके, नहीं, आप कंटिन्यू, और चीते के चाल से दौड़ना चाहते हैं तो कंटिन्यू दौड़िए, कंटिन्यू दौड़ना है जब तक कि जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। यहां से बढ़ते हैं, भारत में चीता की बात, एशियाई चीता की बात आ रहा है। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि भारत में 1947 में क्या हुआ था कि आपको महाराजा रामानुज प्रताप सिंह, ये ऐसे व्यक्ति थे बंधु,
महाराणा रामानुज प्रताप सिंह, इन्होंने क्या किया कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो हमारा आखिरी चीता था उन्हें गोली मार दिया। उसी दिन से 1947 से भारत के क्षेत्र में चीता समाप्त हो गया। पहला लाइन, 1952 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने इसे विलुप्त घोषित कर दिया। भारत सरकार ने क्या किया कि चीता को विलुप्त घोषित करने का काम किया। दूसरा लाइन। तीसरा कि आप देखेंगे हमने लिखा है कि चीता धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चौथा, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है एसोनोनिक्स जुवेटस, यह याद रखिएगा, यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है। 1952 आपको याद रखना है, 1947 याद रखना है, और एसिनोनिक्स जुवेटस यह याद रखने की आवश्यकता है यहां पे। अब क्या हुआ कि चीता को पुनर्वास करने के लिए आपको चीता को पुनर्वास या फिर से लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने क्या किया है कि पुनर्वास योजना की शुरुआत की। यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो न्यूज था, इसमें जो आप न्यूज देखेंगे कि क्या किया कि भारत सरकार ने चीता पुनर्वास के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाया था, और यह विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी 28 जनवरी 2020 को। तो यह भी ध्यान रखेंगे। और कोई पूछ दे कि दुनिया में चीता विशेष तौर पर कहां कहां भी दिखाई पड़ रहा है, तो बताना है कि सर दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में मुख्य रूप से चीते दिखाई पड़ते हैं। यहां से भी लाइन पूछे जा सकते हैं। अब क्या हुआ कि भारत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को भारत सरकार ने क्या किया, 20 जुलाई 2022 को नामीबिया के सरकार के साथ चीता मंगाने के लिए अनुबंध करने का काम किया। तो यह भी याद रखिएगा। अब जब अनुबंध हो गया तो अनुबंध के बाद क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान में क्या हुआ कि यहां पे नीचे आएंगे। जब हमारा अनुबंध नामीबिया से हो गया तो पीएम द्वारा क्या किया गया कि 17 सितंबर 2022 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, याद रखना है, कूनो नेशनल पार्क जो चंबल संभाग में है, उन्होंने क्या किया, 8 चीते को छोड़ने के साथ ही इस योजना की शुरुआत कर दी गई। एक और न्यूज आपको यहां से, फिर क्या हुआ कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा एक चीता है सासा, जिसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु इसलिए हुआ क्योंकि किडनी में कोई बीमारी थी, इस कारण से मृत्यु हो गई। तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। फिर हमने कहा कि अभी हाल में न्यूज था इसमें कि वहां जो मादा चीता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो 8 लाया गया था, इसमें क्या की है, जो और अन्य मादा थी उसने 4 शावक को जन्म दी है, और इसका जो गर्भकाल होता है वह 90 दिनों का होता है। तो यह भी हमने लिख दिया है। यह चैप्टर यूपीएससी, पीसीएस, यूपीपीसीएस सभी के दृष्टिकोण से यह चैप्टर उपयोगी हो जाता है। यहां पे हमने कहा कि एशियाई चीता IUCN के रेड लिस्ट में अति संकट घोषित है, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर इसे घोषित कर दिया गया है। तो यह सभी लाइन आप क्या करें कि एक व्यवस्थित ऑर्डर में मैं जैसे बताया हूं 47, 1952 के IUCN, यह भी याद रखिए। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, यह भी याद रखना, ठीक है। नामीबिया, बोत्सवाना, यह सारा डाटा एक व्यवस्थित तरीके से क्या करें कि आप याद करते चले। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हम लोग अगले तरफ। अगला जो हमारा न्यूज है, बिम्स्टेक सम्मेलन और खाद्य सुरक्षा। बिम्स्टेक सम्मेलन और खाद्य सुरक्षा, तो आपको बताना क्या है कि यह सम्मेलन जो हुआ है वह कोलकाता में हुआ है। कहां पे हुआ है? कोलकाता में हुआ है, पहला यहां पे, ठीक है। और इसमें क्या है कि खाद्य सुरक्षा और पर्यटन को लेकर समझौता हुआ है। एक लाइन आपको यह याद हो गया। कोई पूछेगा बिम्स्टेक के बारे में कि न्यूज क्या है, तो बताना है कि देखिए कोलकाता में बिम्स्टेक देशों का अभी खाद्य सुरक्षा और पर्यटन के लेकर एक समझौता, पहली बात। दूसरा, इसमें चर्चा हुआ कि परिवहन को कैसे और मजबूत किया जाए, यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो लाइन है वह लाइन होता है कि बिम्स्टेक का मतलब जो बिम्स्टेक समूह है उसकी स्थापना कब हुई और कहां हुई। तो 1997 बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो 1997 और बैंकॉक को याद रखने की जरूरत है। बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, आप सब समझदार हैं हमारी टीम में जितने लोग हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि बैंकॉक में हो गया 1997 में।
इसमें टोटल 6 देश मेंबर है। कौन कितने देश हैं? 6 देश मेंबर है। कौन कौन? तो बांग्लादेश होगा ही, भारत होगा ही, नेपाल होगा ही, नेपाल के साथ साथ आप देखेंगे नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। इतने सारे देश को आपको याद रखने की आवश्यकता है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे देश इसके क्या है? सदस्य है। तो सदस्य देशों को भी याद रखने की जरूरत है। यहां इसके आगे जब जाएंगे तो कोई पूछेगा कि इसके साथ आपको पूछ देगा कि इसके सचिव कौन है, तो सचिव के बारे में बताना है। उनका नाम तेंजिन लेकफेल। क्या नाम है? तेंजिन लेकफेल आपको बिम्स्टेक के सचिव है, यह भी बात आइएगा। और उन्होंने क्या किया? इन्होंने खास संकट की समस्या और पर्यटन के लिए और समस्या का निपटारा और पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना चर्चा में वो विस्तार किया या बात बताने का काम किया। तो यह बिम्स्टेक आपके लिए उपयोगी था, इसलिए बिम्स्टेक से जुड़े एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपके काम की और उपयोगी चीज है उसको हमने लाने का काम किया है। यहां तक के बात समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो न्यूज था प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जीआईएस का प्रयोग, जीआईएस का प्रयोग। तो इसमें हुआ क्या है कि वित्त मंत्रालय ने क्या निर्धारित टाइम था 31 मार्च 2023 को विशाखापत्तनम, याद रखना है कि विशाखापत्तनम में सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड विशाखापत्तनम में दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के जो विशेषज्ञ थे, शहरी विशेषज्ञ के साथ और भारत के जो नगर आयुक्त हैं, नगर प्रमुख हैं, उनके साथ एक बैठक का आयोजन किया गया है। तो कोई पूछ दे आपसे कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जो हाँ बैठक कहाँ हुआ है, तो बताना क्या है कि आपको विशाखापत्तनम में किस किस देश के साथ? तो इंडोनेशिया और सिंगापुर, सिंगापुर के शहरी विशेषज्ञों के साथ, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, यहां तक बता लेंगे। इसी से रिलेटेड क्या है आपको, इसी से रिलेटेड याद रखना है, शहरों के वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए इन्फॉर्मेंस सिस्टम जीआईएस के इस्तेमाल की तैयारी हो रही है। दूसरा, यहां की जीडीपी में क्या है कि प्रॉपर्टी टैक्स का योगदान 0.2% है, यह भी ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ है कि विशाखापट्टनम में ही, ध्यान रखना है, विशाखापट्टनम में ही G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 28 से 29 मार्च को होगा। तो यह भी न्यूज आपको पूछ दे कि G20 ग्रुप का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठक कहाँ हुआ, तो विशाखापट्टनम, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नगर क्षेत्र के आयुक्तों की बैठक सिंगापुर और इंडोनेशिया के द्वारा, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के आयुक्तों के साथ हुआ है, दक्षिण कोरिया के साथ हुआ, यह भी याद रखिएगा। फिर क्या हुआ कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर पुणे में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। तो यह डाटा आपको याद रखना चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ एक जो डाटा था आपका सड़क सुरक्षा, उस लाइन को आप कहीं ना कहीं आंसर में आप कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बताना क्या है कि अभी परिवहन मंत्री ने बताया कि 5 साल में सड़क दुर्घटना 1 साल में 5 लाख सड़क दुर्घटना, एक साल में प्रत्येक साल 5 लाख सड़क दुर्घटना होता है, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा न्यूज है। और हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सड़क कानून जो हमारा परिवहन कानून है उसको तोड़ने और उल्लंघन करने का काम करते, उसमें मैं भी सम्मिलित हूं, कोई बचा हुआ नहीं है। यहां तक बात समझ में आ रहा होगा, एक्सेप्ट करता हूं। यहां तक की बात आ गई। फिर आया न्यूज था उद्योग मंत्रालय का ईवी चार्जिंग स्टेशन, यह भी न्यूज में था 28 तारीख में। तो आपको बताना क्या है कि भारी उद्योग मंत्रालय ने क्या किया है कि ईवी प्रोत्साहन के लिए फास्ट एडॉप्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम 2 पूछेगा कि फेम 2 क्या है, पूछा जा सकता है। तो पहले फेम 2 पूछे तो याद रखना है कि भारी उद्योग मंत्रालय क्या कर रही है, फेम 2 को प्रोत्साहित कर रही है। तो इसमें क्या होगा, फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्या किया है कि पेट्रोल पंप, जितने पेट्रोल पंप कंपनी है उसको 800 करोड़ रुपया आवंटित की है कि वहीं पे आपको व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट में आ रही है
उसका चार्जिंग वहां हो जाए, जिससे क्या होता है कि लोग को सहूलियत हो और साथ में क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बढ़ाने के साथ साथ जलवायु अनुरूप होना चाहिए। तो यह भी न्यूज आपको याद रखना चाहिए, कहीं ना कहीं यह न्यूज आपके काम में आ जाएगा। अगला जो हमारा न्यूज है एसबीआई एंड आरबीआई से रिलेटेड न्यूज था। तो यहां न्यूज क्या है कि एसबीआई की आर्थिक रिपोर्ट इको रैप, पूछेगा कि इको रैप क्या है, तो यह रिपोर्ट है, आर्थिक रिपोर्ट किसका है भाई, एसबीआई का है। और इसमें बताया क्या गया है इको रैप एसबीआई के रिपोर्ट में कि जो खुदरा महंगाई कि पिछले एक दशक के दौरान औसतन जो है 5.8% था। इको रैप में, अपने इको रैप नामक रिपोर्ट में एसबीआई के द्वारा कहा गया है कि पिछले एक दशक में खुदरा महंगाई 5.8% रही है, जो चालू वित्तीय वर्ष में 5.5% या इससे नीचे रहने का अनुमान है। तो यह याद रखिएगा, जैसे कुछ पूछ दे कि इको रैप जो आपका रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो बताना है कि एसबीआई। बस इतना आपको याद रखने की जरूरत है। दूसरा अब आया है कि आरबीआई ने क्या किया है कि 2020 से 23 में, 2020 से लेकर 2023 तक रेपो रेट में कुल 250 आधार, बहुत बड़ा न्यूज है, ध्यान रखिएगा, 250 आधार अंकों यानी कि 2.50% की वृद्धि की है। अब बताइए कि 2020 से लेकर 2023 तक 250 आधार अंकों की वृद्धि कर दी। किसमें भाई, रेपो रेट में। किसमें, रेपो रेट में। यह भी आपसे पूछा जाएगा। अब जब रेपो रेट में वृद्धि होगा तो निश्चित है कि होम लोन, ऑटो लोन के साथ साथ अन्य जो कर्ज देती है बैंक, तमाम सारे कर्ज क्या होगा कि महंगे हो जाएंगे, और जब महंगे होंगे तो निश्चित है कि आप कर्ज नहीं ले पाएंगे, और नहीं लेंगे तो उसका असर अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि निवेश नहीं करेंगे, नए उद्योग नहीं खड़ा करेंगे, स्टार्टअप नहीं खड़ा करेंगे, तो क्या होगा कि उसका असर आपको दिखने लगेगा अर्थव्यवस्था में। अब आया कि रेपो रेट में 250 आधार अंक की वृद्धि कर दी आरबीआई ने। तो अब आया उसी में एक चर्चा, एक टर्मिनोलॉजी है बैंक दर, बैंक रेट के बारे में चर्चा था। आपसे पूछ दे कि भाई बैंक रेट क्या है, तो सीधा सरल आवाज मतलब आपको आंसर आना चाहिए कि वह ब्याज दर होती है जिस पर देश का आरबीआई बैंक क्या करती है कि घरेलू बैंकों को कम अवधि ऋणों के रूप में पैसा उधार देती है। बस कोई पूछे कि बैंक दर क्या है, तो सीधा बताना है कि आरबीआई क्या करती है कि घरेलू बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है। यही आपको बैंक दर है, के रूप में पैसा उधार देती है। आरबीआई घरेलू बैंकों को कम अवधि ऋणों के लिए पैसा उधार देने का काम करती है। तो यह आप बैंक दर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी में बैंक रेट से प्रश्न पूछे गए। तो एक बैंक दर हम लोग समझिए आसान तरीके, कोई भी बैंक दर के बारे में पूछे तो सीधा कहना है कि सर जो हमारा सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई बैंक है, वो अपने घरेलू बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए इसी बैंक दर के तहत शॉर्ट टर्म के लिए ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है, या ऋण के रूप में पैसा उधार देता है। बस छोटा सा ऋण के रूप में पैसा या ऋण देने का काम करता है शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को। यहां तक बात समझ आ रहा होगा, घरेलू बैंकों को यहां तक बात समझ आ रहा होगा। इसके बाद आता है, जब आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा रेपो रेट का चर्चा था, तो आपसे पूछ देगा कि भाई बैंक दर तो आपको पता है, तो रेपो रेट क्या है यह भी आपको जानना चाहिए। तो अब बताना क्या है कि वह दर, बैंक का वह दर जिस पर आरबीआई अनकमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देती है, वह रेट है रेपो रेट, कि वह रेट है या वह दर है जिस पर आरबीआई क्या करती है कि अनकमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देने का काम करती है। तो यह आप बता देंगे रेपो रेट क्या है, कोई दिक्कत नहीं है कि आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों को क्या होता है कि उधार दिया जाता है, तो यहां आपको इतना बता देना चाहिए। दूसरा आता है रिवर्स रेपो रेट। अब क्या होता है कि उल्टा, इसके जस्ट उल्टा कमर्शियल बैंक क्या करता है रिवर्स रेपो रेट में कि आरबीआई को अपने पास बचे अधिशेष धन को जमा कराता है और ब्याज दर अर्जित करता है। जब आप पैसा देते हैं तो ब्याज लेंगे। तो अब क्या हुआ कि रिवर्स रेपो रेट में क्या हुआ कि जितने भी कमर्शियल बैंक है जो उनके पास पैसा बच जाता है, उस पैसा को ब्याज कमाने के लिए वो क्या करते हैं कि आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। तो बात समझ आ रहा होगा। तो एक चीज आपको और ध्यान रखना चाहिए, समय का थोड़ा मर्यादा है, कि रिवर्स रेपो रेट का क्या प्रभाव पड़ेगा। रेपो रेट को तो हमने पढ़ाया ही, रेपो रेट को तो बताया है, रिवर्स रेपो रेट का क्या प्रभाव होता है और क्यों प्रयोग में लाया जाता है
यह इतना मैंने सिर्फ आपको मैं टर्मिनोलॉजी अभी यूज सिखा रहा हूं, क्योंकि इसके थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो यूपीएससी के सारे प्रश्न क्या होंगे कि सॉल्व होने का काम करेंगे। यहां तक कि हमने बात समझा। फिर एक न्यूज था यूक्रेन के कुछ शहर जो अभी हाल में बर्बाद हो रहे हैं, तो पूछा जा सकता है कि हाल में यह शहर चर्चा में थी, यह शहर कहां का है, एक ये भी पूछा जा सकता है। कई बार यूपीएससी ने ऐसे पूछा है। तो आप देखेंगे कि मारीपोल तो बर्बाद हो ही चुका है, बाखमुट बर्बाद हो चुका है, यह भी बाखमुट, यह भी अब्दीवक्का जो है, अब्दीवक्का एक नया बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। तो यह जितने शहर है आपके यूक्रेन के शहर हैं, तो यह भी ध्यान रखिएगा। एक लास्ट न्यूज था, अरुणाचल प्रदेश में हुए G20 देशों की बैठक में चीन ने भाग नहीं लिया, G20 देशों में भाग नहीं लिया। यह आपके न्यूज थे टोटल 28 मार्च की। यहां तक हमने आपको समझाने का काम किया है। अब 29 और 30 यह जो न्यूज है 2 दिन का, अभी सिस्टम में कुछ हमें लग रहा है कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए यह इसके आज आपको इतना ही। और उम्मीद करूंगा कि कल मैं आपको जितने भी 1 अप्रैल तक का जो न्यूज है आपको पास मिल जाए, तो हम लोग फिर यहां से अगले न्यूज को, अभी किसी कारण बस कुछ दिक्कत आ रहा है, तो फिर हम लोग अगले न्यूज को नेक्स्ट दिन देखने का काम करें।